राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हूँ मेरे साथ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, यू कैन हील योर लाइफ के पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के बारे में। हमारा चैप्टर 3 है कहाँ से आता है यह विचार। तो इसका टॉपिक है अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। राइटर हमसे ये कह रही है यह सही है कि हमने कुछ समझ लिया है, हमारे विचार में जो असली समस्या थी हम उससे आगे बढ़ गए हैं। हमने चैप्टर 1 में खुद को एनालिसिस किया है, चैप्टर 2 में जो हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की हमने कोशिश किया है, और जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है हमने उसको भी खोजा है कि हम जिस बात से परेशान होते हैं क्या वो हमारी असली परेशानी है या नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के बारे में कि अब हम उस बात पर आ गए जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। मैं अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, यदि उनमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए आगे चलकर देखते हैं कि हमारे दिमाग में ये विचार कहाँ से आया है और कैसे आया है। राइटर हमसे बताना चाह रही है एक उदाहरण के तौर पर। एक छोटा सा शिशु है जो अपने आप में जीवन के प्रति संपूर्ण है। हम ऐसे कैसे व्यक्ति बन जाते हैं जो बड़े होते होते समस्याओं से घिर जाते हैं, किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ और प्रेम के अयोग्य समझते हैं। जो लोग पहले से ही खुद से प्रेम करते हैं वे आगे भी खुद से और अधिक प्रेम करते हैं, पर जो लोग पहले से ही खुद को तुच्छ समझते हैं, अयोग्य समझते हैं कि मैं प्रेम पाने के काबिल नहीं हूँ, वो बाद तक खुद को ऐसा ही महसूस करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब के बारे में। ये गुलाब पहले एक छोटी सी कली हुआ करती थी। वह पूर्ण रूप से विकसित होकर जब फूल बनती है तो आखिरी पंखुड़ी, गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते तक वो हमेशा खूबसूरत होती है, संपूर्ण होती है और हमेशा परिवर्तनशील होती है और उतनी ही प्यारी और मनमोहक लगती है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हमें अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूक और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन में कुछ अलग कार्यों को करने के लिए अलग प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। तो राइटर हमसे ये कहना चाह रही है कि हम जिस परेशानी को परेशानी समझते थे और असल में वो हमारी परेशानी नहीं थी, तो ये विचार हमारे दिमाग में आता कैसे। तो राइटर इसके लिए हमारे सामने उदाहरण लेती है एक बच्चे का, कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप पे कंप्लीट होता है, वो खुश होता है, पर जैसे ही वो एक व्यक्ति बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो परेशानियों से घिर जाता है। ऑटोमेटिकली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रवेश कर जाती है, उसका नज़रिया बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका रहन सहन का तरीका बदल जाता है। तो कैसे वो प्रॉब्लम में घिर जाता है। तो राइटर इस चीज का उदाहरण देती है गुलाब से। जो गुलाब के फूल की कलियां होती है, जब वो छोटी होती है तो वो प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, मनमोहक होती है, बट जब वो फूल बन जाती है तो भी वो अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलती है। इवन फूल की आखिरी पंखुड़ी झड़ती तक वो फूल सुंदर लगता है, उसकी आखिरी की जो पंखुड़ियां होती है वो भी उतनी ही सुंदर होती है, उतनी ही मुलायम होती है, उतनी ही नरम होती है और उतनी ही चमकदार होती है। तो राइटर हमसे ये समझाना चाह रहे हैं, यदि गुलाब का फूल अपना व्यक्तित्व नहीं बदल रहा है तो हम बचपन से लेकर बड़े होते तक की जर्नी में इतना परिवर्तन कैसे अपने अंदर लेके आ जाते हैं। यदि हम समझदारी से, जागरूकता से, ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण कर लें, अपने आप को बता दें, तो जैसे हम बचपन में थे वैसे ही आज हम हो जाएंगे। हाँ, हमारे जीवन में परेशानियां जरूर होगी, बट हम इतने समझदार हो जाएंगे, इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा चीज़ों को समझने योग्य हो जाएंगे कि हम उस चीज़ से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो राइटर बस यही कहना चाह रहे, जैसे फूल ने अपने व्यक्तित्व को नहीं बदला है वैसे ही हम इंसानों को भी अपना व्यक्तित्व नहीं बदलना चाहिए। आगे राइटर हमसे कहती है मानसिक शुद्धिकरण। हम अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा परखने की जरूरत है ताकि हम उन सभी पर विश्वास कर सके, नजर डाल सके जो हमें चला रहे हैं। राइटर हमसे कहती है कुछ लोगों को साफ सफाई की प्रक्रिया का हिस्सा बहुत ज्यादा पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सफाई करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। राइटर हमें अपने दिमाग को साफ करने के लिए कह रही है, और राइटर हमसे ये बता रही है कि सबसे पहले हमें सफाई के बारे में सोचना चाहिए। राइटर का सफाई से मतलब है घर की सफाई को लेकर। वो एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिन्हें घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा कठिन काम कर लगता है, और असल में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि ये काम इतना कठिन हो। तो राइटर कहती है यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरीके से साफ करना चाहते हैं तो आप उस पर मौजूद हर चीज को उठा उठा कर देखेंगे कि कौन सी चीज, कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसे सफाई कर कर चमका कर एक नया और सुंदर रूप बनाकर अलग रख देंगे।
कुछ चीज़ों को फिर से नया रूप देने के लिए मरम्मत करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसे सुधारेंगे और उसे ध्यान से देखने के बाद उसे फिर रख देंगे। कुछ चीज़ें दोबारा आपके काम में नहीं आएगी और उन चीज़ों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि पुरानी पत्रिकाएं, अखबार, गंदे पेपर, प्लेट, इन्हें निश्चित तौर पर आप कचड़े के डिब्बों में डाल देंगे। एक कमरे की सफाई करने में क्रोध होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राइटर कह रही है कि कुछ लोगों को सफाई करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये उनके लिए पीड़ादायक काम होता है। इसी तरीके से अतीत के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अब हमें अपने अतीत की सफाई करनी है। राइटर यहाँ पे मेंटली जो हमारे दिमाग की सफाई है उसको कचड़े की सफाई से कंपेयर कर रही है, ताकि ये उदाहरण के थ्रू हम आसानी से समझ सके। राइटर कह रही है जिस तरीके से हम अपने कमरे को साफ करने के लिए एक एक चीज़ों को उठाकर देखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक एक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। राइटर का कहना है कि जब हम अपने कमरे को साफ करते तो जो चीज़ें अच्छी होती है हम उन्हें चमकाते हैं, साफ करते, अलग रख देते हैं। जो चीज़ें थोड़ी सी टूट फूट गई होती है और मरम्मत करके अच्छी हो जाएगी, हम उन्हें दोबारा मरम्मत करके अलग रख देते हैं। और राइटर कहती है जो चीज़ बिल्कुल फेंकने की योग्य होती है हम उन्हें कचड़े में डाल देते हैं। उसी तरीके से अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, केवल इसलिए कि क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ विश्वास खत्म करने की योग्य है। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए भोजन को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? तो राइटर हमसे पूछ रही कि आज हमको क्या ताज़ा भोजन करना है, तो कल हमने जो बासी भोजन कचड़े में डाली थी, कि हम उसको उठाकर खाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो आप अपने आने वाले कल के अनुभव के लिए क्यों पुराने मानसिक कूड़े को खरोद रहे हैं? तो राइटर हमको ये समझाना चाह रही है कि जो हमारा दिमाग है, जिस पे हर प्रकार का विश्वास तैयार हुआ है, अच्छा विश्वास भी तैयार हुआ है, बुरा विश्वास भी तैयार हुआ है, अच्छी चीज़ें भी हमारे दिमाग में विकसित हुई है, बुरी चीज़ें भी विकसित हुई है। तो राइटर कह रही है जिस तरीके से घर के कमरे की सफाई करना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से दिमाग की सफाई हम कैसे करेंगे? उसके लिए जो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर है, जिसे याद करके हमें सुखद अनुभव हो रहा है, याद करके हंसी आ जा रही है, उसे हमने अपने दिमाग पे सेव रखना है। पर कुछ मेमोरीज ऐसी होती है हमारे दिमाग में जिसको जब भी हम याद करते हैं तो उसको याद करने से हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, पर वो मेमोरी हमें कुछ प्रेरणा देकर गई है, उस तकलीफ से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, तो उसे हमें अपने दिमाग में सुधार करने की आवश्यकता है। अब राइटर बोलती है हमारे दिमाग में कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत कष्टमय होते हैं, जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते और जिसे याद करने से हमें सिर्फ और सिर्फ रोना आता है। तो राइटर कहती है कि इस कचड़े को कचड़े के डिब्बे में डाल देना चाहिए, ताकि वो हमारे दिमाग से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। राइटर ने इस बात को ऐसे भी समझाने का प्रयास किया है कि आज आप जो भोजन कर रहे हो, आपने पूरा कंप्लीट खाना खा लिया, बचा हुआ जो भोजन था वो खराब हो गया, आपने उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ओके, आज का दिन कंप्लीट हो गया। अब कल की बारी आई, कल आपको फिर से भूख लगी, आपको भोजन करना है, तो कल आप ताज़ा भोजन करोगे या फिर कचड़े के डिब्बे में आपने जो खराब बासा भोजन डाला है उसको पहले उठाकर देखोगे, उसको खाओगे और फिर ताज़ा खाओगे? नहीं ना, हम दूसरे दिन भी ताज़ा ही भोजन करेंगे। तो राइटर वैसे ही कहना चाह रही है कि आपको अपने दिमाग में हर दिन एक अच्छी यादों को तैयार करना है, ना कि रोज पुरानी यादों को कुरेदना है और अपने आप को तकलीफ देना है। राइटर कहती है अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता है तो उसको ऐसे जाने दे। ऐसा कोई कानून नहीं है, कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। राइटर का ये भी कहना है कि पास्ट लाइफ में आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वो आपको याद करके बहुत ज़्यादा सुखद लगती थी, बट वो इंसान आपके जीवन से जा चुका है या वो पल अब आपकी यादों को कष्टमय बना रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है कि पहले वो मेमोरीज मीठी थी तो आज भी वो मेमोरीज मीठी ही रहेगी। आज वो जो यादें हैं वो इकट्ठी हो सकती है, तो आपको आज उस बातों को, उस यादों को भूलना ज़रूरी है। तो राइटर कहती है कि आप उस बात को जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अपने दिमाग की सफाई करने के लिए उस पलों को अपने दिमाग से हटा दीजिए जो पल आपको तकलीफ देते हैं। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि राइटर ने किस किस पॉइंट से हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम अपने दिमाग के कचड़े को साफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने आप में प्रेम के काबिल नहीं हूँ, जीवन बहुत खतरनाक है, ये उतने काबिल नहीं है। तो इस टॉपिक को राइटर ने हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिन्हें राइटर ने आज एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो ओवरऑल राइटर हमसे सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि आज हमें जीने के लिए अपने दिमाग को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस बातों को छांटना जो बातें आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट इनडायरेक्टली आपके माइंड में फीड है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी डायरी पेन लेके बैठिए और अपने जीवन को कोरे दिए। सबसे पहले 2025 लिखिए और जनवरी से लेके अप्रैल तक का डेटा लिखिए कि कौन कौन से पल थे जो आपको अच्छे लगे, कौन कौन से पल थे जो थोड़े से कष्टमय थे पर आपने कुछ सीखा, और कौन कौन से पल थे जो बिल्कुल भी काम के नहीं है पर कभी भी याद आते हैं और तकलीफ होती है, राइट। फिर 2024 में लिखिए अच्छे पल, कस्टमर पल जिसने आपको कुछ सिखाया, और पूरे ही बुरे पल 2023 में जाइए, 2022 में जाइए, ऐसे करते करते आप पिछले 2020 तक का डेटा निकालिए अपने ही दिमाग से, अपने ही दिमाग को याद करके, अपने ही दिमाग को थोड़ा सा कोरेद कर। कुछ पल ऐसे होंगे जिसको याद करके आप खिलखिला उठेंगे, कुछ पल आपके बहुत प्यारे होंगे, जैसे कि आपकी शादी वाला दिन, आपके घर में बच्चा हुआ हो, आपने घर लिया हो, आपने गाड़ी ली हो, आपके घर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ आई हो, अचानक से पैसे मिले हो, या आपके घर में कुछ ऐसी खुशखबरी आई हो जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये वो पल है जिसको आप कभी भी याद करोगे ना तो खुशी ही होगी। कुछ ऐसे पल होते हैं, जैसे लाइफ में हम कभी बहुत टफेस्ट एग्जाम देते हैं, बिना गलती के भी कुछ टफेस्ट एग्जाम जिंदगी लेती ही लेती है, तो जब हम उसको याद करते हैं ना तो वो थोड़ा सा कष्टमय होता है, बट हाँ उस कठिन पल के बाद जो अच्छी चीजें मिली होती है ना वो एक सुकून दे के जाती है कि हाँ पल बुरे थे पर सीखा एक ऐसा लेसन है जो जिंदगी भर काम आ रहा है। तीसरा आपको वो मिलेगा जो बहुत ज़्यादा कष्टमय होगा, बिना काम के होगा, किसी की डेथ वाला पल हो सकता है, कोई बेकार एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई घटना घटित हुई वो सब चीज़ें हो सकती है, या कुछ एम्बेरस मोमेंट हो सकते हैं, किसी ने आपके इंसल्ट किया ये वो पल हो सकते हैं। तो अब आपको उन पलों को अपने दिमाग में छांट लेना है जो पल आपके काम के नहीं हैं, और आपको शांति से आसन लगा के बैठना है और अपने दिमाग को कहना है, माय डियर माइंड, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर उन सभी बातों को स्टोर करके रखा जिसकी ना मुझे ना तुझे ज़रूरत थी। माय डियर माइंड, प्लीज़ फॉरगिव मी, इन सभी बेकार मेमोरीज को तुम्हारे अंदर स्टोर करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। माय डियर माइंड, माय डियर माइंड, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू माय डियर माइंड, तुमने मेरे अंदर के सभी बेकार नाटक को हटा दिया है। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बातें रोज़ अपने दिमाग को आपको कहनी है आने वाले 7 दिनों तक, कि मेरे दिमाग, आपके अंदर जो बेकार चीज़ें मेरे द्वारा स्टोर की गई थी आप उसे मेरे अंदर से निकालिए, ये मेरे और आपके किसी काम की नहीं थी। आप सबसे पहले उससे माफ़ी मांगिए, सॉरी कहिए, फिर उसको कहिए प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने जाने अनजाने में अपने अंदर एक ऐसा डेटा को स्टोर किया जो हम दोनों को ही कष्टमय था। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी वाला पार्ट भी हो गया। थैंक यू, थैंक यू माय डियर माइंड, तुमने मेरे अंदर से बेकार डाटा को निकाल दिया है, तुम मेरी हमेशा मदद करते हो, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा मददगार रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कृतज्ञ रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद माइंड, धन्यवाद, धन्यवाद माय डियर माइंड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसे होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। ये प्रेयर आपके दिमाग को नेगेटिव बातों को निकालने में मदद करेगी। जैसे ही आप ये चीज़ों को करेंगे तुरंत में को आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। ऑब्वियसली किसी किसी लोगों के लिए ये सब चीज़ें सुनी हुई होगी बट कुछ कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नया हो सकता है। बट जैसे जैसे आप करेंगे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन आपको एहसास होगा कि कुछ तो भी नया आपके साथ हो रहा है। आप खुद ही अपने दिमाग में फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिसको हील की ज़रूरत है।